ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब हम बात करेंगे बिहार की। क्या बिहार में बीजेपी कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है? क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बीजेपी बिहार में अपनाने की कोशिश कर रही है? क्या बिहार में एक नए वोट बैंक का जुगाड़ बीजेपी कर रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि बिहार के राज्यपाल को बदला गया है। बिहार के राज्यपाल अब आरिफ मोहम्मद खान होंगे। अब क्या आरिफ मोहम्मद खान के चेहरे के साथ जो मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट नजर आता है, क्या वो मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ ही इंटैक्ट रहेगा? और क्या वो कमाल जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया अजीत पवार के साथ मिलकर, वही कमाल नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी बिहार में भी करने जा रही है? एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, चुनावों में जा रही है? क्या ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे होंगे? क्योंकि जेडीयू जिस तरीके से दिखा रही है, बता रही है, बयान आ रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, प्रगति यात्रा निकाली जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, उससे ये लग रहा है कि सर्वसम्मति नीतीश कुमार के नाम को लेकर बन गई है और नीतीश कुमार चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर फिलहाल सबसे आगे नजर आ रहे हैं। तो बिहार के क्या समीकरण बन रहे हैं और बिहार में क्या नया होने जा रहा है, इसी पर करते हैं बातचीत। समीर जी, आरिफ मोहम्मद खान का राज्यपाल बनना, क्या सिर्फ इतनी भर ये एक लाइन की खबर है या इसके पीछे बैक स्टोरी आप कुछ देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले 2025 के ज़्यादा समय बचा नहीं है। 7 से 8 महीने बाकी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। और 8 महीने पहले अगर आरिफ मोहम्मद खान को केरल से अगर बिहार शिफ्ट किया जाता है तो ये कोई एक साधारण घटना नहीं है, मतलब एक रूटीन का ट्रांसफर इसे नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आगे की रणनीति होगी कि आरिफ मोहम्मद खान को एक मुस्लिम जो चेहरा है उन्हें बिहार का गवर्नर बनाकर क्या उसका राजनीतिक हित भारतीय जनता पार्टी का सा सकता है। लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि आरिफ मोहम्मद खान चले जाएंगे, उसके कारण नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वहाँ पर उससे सारे मुस्लिम वोट शिफ्ट हो जाएंगे, मुझे ये नहीं लगता। वहाँ मुसलमानों का एक बड़ा नेता जो लालू प्रसाद यादव रहे, जो तेजस्वी यादव है, और कांग्रेस का जो गठबंधन है, मुस्लिम मतदाता उन्हीं के साथ जुड़ाव रहेगा। भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के पास जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। और नीतीश कुमार तो वैसे भी अब वहाँ के चेहरा बन गए हैं। अभी देखिए, 2 दिन पहले जो सूरज कुंड में भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई थी बिहार संगठन की, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विनोद तावड़े ने बहुत स्पष्ट कहा है बैठक के बाद कि एनडीए एकजुट है और बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम आया और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की जगह फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तो ये डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जरूर होगा। उसी महाराष्ट्र में समीर जी जो मुस्लिम वोट वाला एक्सपेरिमेंट है बीजेपी का अजीत पवार के साथ मिलकर, वो भी तो सफल हुआ ना, क्योंकि मुमकिन नहीं मुस्लिम वोट अगर नहीं मिलता बीजेपी को या एनडीए को तो इतना प्रचंड बहुमत शायद ना मिल पाता महाराष्ट्र में। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि बड़ा मुस्लिम, मतलब ज़्यादातर मुस्लिम वोट महाविकास आघाड़ी को चला गया होगा और जो उनका हिंदुत्व का जो वोटर जब पूरा था वो महायुति को मिल गया होगा। तो अजीत पवार के आने के कारण ये नहीं रहा कि पूरा मुस्लिम वोट आ गया है। मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक महाविकास आघाड़ी, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ रहा था। यह बात सही है कि जो एक है तो सेफ है के बात के बाद, और बटेंगे तो कटेंगे। और जिस तरीके से हिंदुत्व की बात वहां देवेंद्र फडणवीस ने, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने अपने रैलियों में की थी, उसके कारण बड़ा वोट बैंक हिंदुत्व का शिफ्ट हो गया था। लेकिन बिहार की राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत अलग है। वहां यह मान लेना कि जो महाराष्ट्र में हुआ था वो बिहार की राजनीति में होगा, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। वहां 2 गठबंधन की लड़ाई होने वाली है और वहां तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुखर मुस्लिम पक्ष की राजनीति करते हैं, कांग्रेस वहां पर थोड़ा बहुत आधार मुसलमानों के बीच में, तो यह इसकी संभावना कम है कि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी का नीतीश के कारण इस गठबंधन को जाएगा। अब तो ये देखने की बात है कि नीतीश कुमार कितने प्रासंगिक रहते हैं बिहार के राजनीति में। उनकी जो स्वास्थ्य है, जो पार्टी की स्थिति है कि तीसरे नंबर पर आने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए, भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश ये होगी कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से उस स्थान पर पहुंच जाए कि वो चाहकर भी लालू के साथ जाके सरकार नहीं बना सके। मतलब लालू भी कमजोर हो और नीतीश भी कमजोर हो, फिर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी। ये जानती है कि नीतीश के हाथ में दोनों हाथों में लड्डू है, अगर आप उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो लालू के साथ जाकर तेजस्वी के साथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश ये होगी कि हम बिहार में इतने मजबूत हो जाए
और बिहार नीतीश के कुमार अगर इतने कमजोर हो समीकरण गया को कि समझें, वो सीएम बनने की स्थिति में ना आए। ठीक है, बिहार के समीकरण को समझें, जातीय समीकरण को समझें या चुनाव के पैटर्न को समझें, वोटर्स के पैटर्न को अगर हम समझें हर्षवर्धन जी, ये तो समझ में आता है कि आरजेडी एक बड़ा विकल्प है मुस्लिम वोटर्स के लिए, और जिस तरीके से बड़ा स्ट्रांगली बयान भी आते हैं उनकी तरफ से, चाहे फिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर बयान आना हो, किसी भी ऐसे मुद्दे पर खुलकर बात करनी हो, और तेजस्वी यादव जितना एग्रेसिवली राजनीति करते हैं तो ठीक है, उनके साथ रहता है मुस्लिम वोटर। लेकिन नीतीश कुमार के साथ भी तो अपना एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है ना मुस्लिम वोटर्स का, क्या वो जुड़ा रहेगा और क्या कोशिश रहेगी बीजेपी की कि उनका साथ बरकरार रहे और नीतीश कुमार वो काम कर पाए जो महाराष्ट्र में अजीत पवार ने कर दिया था? लेकिन नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम वोटर बहुत बड़ी संख्या में अब नहीं जुड़ा है। अगर बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा होता तो नीतीश कुमार 105 से 43 तक की यात्रा, यानी लगातार नीचे लुढ़क रहे हैं, वो ना होता। दूसरा, एक बात जब हम लोग चर्चा करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कहते हैं कि भाई बिहार महाराष्ट्र नहीं है। अब आपको मैं बताऊं कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में जब अमित शाह प्रभारी बने थे 2014 के पहले, तो यूपी के बड़े भाजपा के नेता कहे अरे वो ये गुजरात थोड़ी ना है, यूपी है। तो उनका संदर्भ था कि यहाँ आके अमित शाह क्या करेंगे। फिर क्या हुआ वो सब भविष्य की बात हो गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को छोड़कर देश के किसी राज्य के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा, मतलब लो हैंगिंग फ्रूट है या इजी बैटल ग्राउंड है। हरियाणा में तो कहते थे कि अरे यहां कहां ये भाजपा वाले घुस पाएंगे, लठ लिए ताऊ खड़े हैं। क्या हुआ, 3 बार की भाजपा की सरकार बन गई। जिस महाराष्ट्र में कहते थे भैया कुछ भी हो जाए, यहां का जो मराठा वाला एक जो सेंटिमेंट है उसमें कहां भाजपा वाले आ पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। 5 साल का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो चुके, 2.5 वर्ष के उप मुख्यमंत्री हुए, फिर से देखिए 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बन गए। जिस बिहार में लोग कह रहे वहां का तो समीकरण ऐसा है। कैसा समीकरण है भाई? 40 में से 39 सीट नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला गठबंधन सांसदों का जीत लेता है। जो वहां सरकार बनती है उस सरकार में वो इस स्थिति में पहुंच गए कि तीसरे चौथे नंबर की पार्टी से आज नंबर 1 पार्टी हो गए। जो पार्टी इस तरह से चलती है उसकी रणनीति थोड़ी लंबी होती है, तो थोड़ा वक्त लगता है। वहां देवेंद्र फडणवीस भले नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही वाली है जो आज की बीजेपी है। मुझे लगता है चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन 2025 के जब बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे, मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में होता है, कुछ अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब विधानसभा खत्म होगी, उसके समय तक नीतीश कुमार या तो अप्रासंगिक हो चुके होंगे या उनकी प्रासंगिकता बस चेहरे के तौर पर बची रह जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद लगभग यह संभावना आप ज्यादा मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आपको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर आएगा। नहीं, ये सब बात तो बीजेपी भी जानती होगी कि क्या रहेगा नीतीश कुमार का महत्व, नीतीश कुमार कितने स्ट्रांग रहेंगे, नीतीश कुमार का आगे क्या राजनीति हो सकती है, या वो कितना थ्रेट साबित हो सकते हैं अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। तो इसके इर्द गिर्द कोई तो एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर रही होगी, और वही एक्सपेरिमेंट तो नहीं है आरिफ मोहम्मद खान। नहीं, थ्रेट तो देखिए, जो जिसको कहते हैं ना कि एक थ्रेट एनालिसिस होता है, वो आमतौर पर कॉर्पोरेट की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब पीपीटी के शब्द हैं। लेकिन नीतीश कुमार की थ्रेट एनालिसिस पूरी तरह से 2020 में भाजपा ने कर ली। यानी किस तरह का नुकसान कर सकते हैं, कौन सा जातीय सामाजिक वर्ग नुकसान करेगा, उसकी काट क्या हो सकती है। नीतीश कुमार को भी यह पता चल गया कि अब हमारा यही है, अब उनको उसी तरह से आगे बढ़ना है। आरिफ मोहम्मद खान खूब लड़ रहे थे, केरल के राजभवन में बैठते थे, रोज कम्युनिस्टों से उनका मतलब 2-2 हाथ करते ही रहते थे। अब एक तो उनको लाना था, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होता था। राजेंद्र आर्लेकर भले व्यक्ति हैं, गोवा के रहने वाले हैं मूलतः, तो वो वहां जाएंगे। बिहार में किसी भी तरह की वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अनिश्चित वाली स्थिति होगी, तो उसमें आरिफ मोहम्मद खान जैसा व्यक्ति जो कांग्रेस के साथ बड़ी अच्छी राजनीति कर चुका है, भाजपा के साथ बड़ी अच्छी राजनीति कर चुका है, विद्वान बहुत है, हर तरह के दंड फंद सब जानते हैं, तो एक तरह से कहें केशरीनाथ त्रिपाठी के बाद अब आरिफ मोहम्मद खान उस तरह के एक राजभवन में बैठे व्यक्ति हैं जो अगर कोई भी स्थिति ऐसी बनेगी तो भाजपा के पक्ष में वो थोड़ा सा एक बटकरा रख देंगे और बटकरा उसी तरफ चला जाएगा। और ये सब इसलिए भी जरूरी है ना सुभाष जी, बीजेपी जानती है बैटल किससे है। सामने तेजस्वी यादव हैं जो चुनाव बड़े अच्छे से लड़ते हैं, ग्राउंड पर जाकर लड़ते हैं, अपने एग्रेसिव बयानों के लिए जाने जाते हैं, और अपने वोट बैंक को कैसे साधना है ये बहुत अच्छे से तेजस्वी यादव जानते हैं। चाहे बयान देना हो, अपने कार्यकर्ताओं को किसी बात पर उकसाना हो, सब कुछ करते हैं तेजस्वी यादव जी। प्राची जी, बिहार चुनाव, पिछला जो बिहार चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभरी थी 75 सीट्स के साथ। 76
74 सीट्स भाजपा को मिले थे। तो हमें ये समझना होगा कि भाजपा की जो भी रणनीति है, उस रणनीति के तहत आरजेडी तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है ही उसके सामने, उसके अलावा भी जो इंटरनल डायनामिक्स है एनडीए की, उस डायनामिक्स को लेकर के भी अगर आरिफ मोहम्मद खान की व्याख्या की जाए, गवर्नर पद पे जो उनको बिठाया गया है, तो एक इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि आकलन हो सकता है। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान प्रोग्रेसिव मुसलमानों की आवाज़ हैं, जो कि भाजपा की धार्मिक अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं। जो मॉडल है सेक्युलरिज्म का हमारे देश में, धर्मनिरपेक्षता का, भाजपा उससे थोड़ा इतर धार्मिक अपेक्षाओं की बात करती है। आरिफ मोहम्मद खान कुरान की आयतें पढ़ने में भी उतना ही सहज हैं जितना वेदों से, पुराणों से श्लोक उठा करके उनकी व्याख्या करने में है। तो ये एक एज अ प्रोग्रेसिव मुस्लिम फेस जो कि अपनी जड़ों को पकड़ करके रखता है, और ये बिहार की तासीर भी रही है। बिहार के जो प्रथम प्रीमियर थे वो एक मुसलमान ही थे। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें, विचारधारा के अंतर्गत देखें, तो आरिफ मोहम्मद खान निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा होंगे। अब आप आइए इंटरनल डायनामिक्स में जो एनडीए की हैं। नीतीश कुमार जी आज बेशक भाजपा के साथ हैं, पर कब तक हैं ये इसका पता किसी को नहीं है। इसका पता शायद नीतीश जी को भी नहीं होगा। तो क्या नीतीश कुमार जी पे इतना ट्रस्ट करके उनको हमेशा के लिए एक सीएम कैंडिडेट के रूप में हमेशा लाया जाए, कितने आगे कितने सालों तक लाया जाएगा, ये भी एक प्रश्न है। ये इंटरनल बैठकों में क्या, आउटसाइड एनालिसिस में भी कई बार ये सामने आ चुका है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए काम किया, उस हिसाब से मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिला। अगर राजद और जदयू की राजनीति, अगर हम थोड़ा सेक्युलर राजनीति पे अगर हम थोड़ा आकलन करें उसका, तो आरिफ मोहम्मद खान इस समीकरण में भी फिट बैठते हैं। भाजपा की तरफ से एक ऑल्टरनेटिव फेस आएगा। एक ज़माने में शाहनवाज हुसैन भी हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन बिटवीन शाहनवाज हुसैन और आरिफ मोहम्मद खान, या हैविंग शाहनवाज हुसैन एंड आरिफ मोहम्मद खान टुगेदर, भाजपा ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन ये दीज आर माई टाइप ऑफ मुस्लिम लीडर्स। मुझे लगता है ये एक इंटरेस्टिंग कहानी, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ। और इस बीच नीतीश कुमार का एक्टिव होना, जेडीयू के बड़े बड़े पोस्टर लग जाना, एक मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर हो जाना समीर जी की नीतीश कुमार तो चेहरा बनने जा रहे हैं और नीतीश कुमार ही चेहरा है, यानी सब सेटलमेंट हो गया, रजामंदी हो गई है गठबंधन के बीच। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई नीतीश कुमार। 2024 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो 12 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीती है तो नीतीश कुमार भी 12 सीटें जीतते हैं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर टिक गई है लोकसभा में, और जब आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे सरकार चला रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि नीतीश को इस समय छेड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आप उनके सहारे आप केंद्र की राजनीति कर रहे हो। और नीतीश कुमार भले ही कितने स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, नीतीश कुमार का एक बिहार की राजनीति में कद है, उनका एक अपना दलित महादलित अपना वोट बैंक है, और वो कहीं भी जा सकते हैं। वो जब चाहेंगे वो लालू के पास जा सकते हैं, वो जब चाहे भारतीय जनता पार्टी के पास आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार की एक लोकप्रियता अपना वोट बैंक है, और उनके पास सभी दिशाओं में जाने के ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी के पास नहीं जा सकती, नीतीश कुमार एक फोन कॉल पर लालू के साथ वापस जा सकते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की राजनीति भी देखना है कि आप नीतीश को अगर बिहार में कमजोर करोगे तो केंद्र में आप नीतीश का अल्टरनेटिव क्या है, उसके 12 सांसदों का आपके पास क्या है, मंत्री उनके आपके बने हुए। तो आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि फिलहाल आपको नीतीश कुमार को लेकर चलना होगा, उन्हें मुख्यमंत्री घोषित करना होगा गठबंधन का, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा। चुनाव परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि क्या वो स्थिति में आ गई है कि नीतीश कुमार को कन्विंस कर अपना मुख्यमंत्री बना ले, या फिलहाल नीतीश कुमार को 1-2 साल मुख्यमंत्री बनाए और बाद में उनको केंद्र में कोई पद दे और बाद में अपना मुख्यमंत्री बनाए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव लड़ेगी। भले ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी एसेट बने या लायबिलिटी बने, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल मजबूरी है। लेकिन देखिए, एक्टिव है ना, पूरी की पूरी फौज एक्टिव है। नीतीश कुमार जो थोड़े से लग रहा था शांत हैं, कह रहा था इररिलेवेंट हो गए हैं पूरी तरीके से राजनीति में, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर तो निकल ही पड़े ना, प्रगति यात्रा कर रहे हैं ना हर्षवर्धन जी, और वो बता रहे हैं कि मैं अभी भी मैं ही लोकप्रिय हूं। वो जो हैशटैग एक चलाते हैं, नीतीश सबके फेवरेट हैं, पहले नीतीश सबके हैं और अब नीतीश सबके फेवरेट। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसकी चर्चा हमेशा होती रहेगी। अब सत्ता लोभ में उन्होंने थोड़ा सा अपने कद को छोटा किया। मैंने 2020 में ये बात पहली बार कही थी और उसको लगातार मैं कहता रहा कि नीतीश ने जो किया है वो भारतीय राजनीति में कर पाना, और बिहार के लोगों को उनका शुक्रिया करना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो वो जंगल राज किस तरह से आगे बढ़ता। अब आज तेजस्वी भले दूसरे तरह की राजनीति करते हैं, मजबूत दिखते हैं, लेकिन जरा सा कुछ बदलता, अचानक हाथ में लाठी आ जाती है।
उस लाठी को कानून की लाठी में बदलने का काम ये कोई सामान्य काम नहीं था। वहां की बच्चियां जो शाम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती थी, वो सब साइकिल पे कोचिंग जा रही है, स्कूल जा रही है, पढ़ने पढ़ाने जा रही हैं। जो सो कॉल्ड, अब तो पटना में एक छोटा सा मरीन ड्राइव भी बन गया है गंगा किनारे, तो वहां भी घूमने जा रही। तो मतलब ये बड़ा बदलाव। सड़कें जो एकदम नहीं हुआ करती थी, मैं बताऊं कि यूपी से आप बिहार घुसिए तो लगता था आप चाहे जिस तरफ से घुसिए, देवरिया की तरफ से घुसिए, गोरखपुर की तरफ से घुसिए, मुगल सराय, कहीं से भी जाइए, आपको थोड़ी देर में अंदाजा, वो सब बदल गया। 2005 से नीतीश कुमार ने 5 सालों में वो सब बदला। लेकिन शायद उसके बाद उनको एक लगा कि अब तो मैं ही एक, जिसको कहते हैं ना कि सबके नीतीश है, तो जो सबका हो जाता है उसको कुछ अपने लिए करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा चलो ठीक है भाई, उसकी मेहनत से हम बन जाएंगे, उसकी मेहनत से बन जाएंगे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जहां नीतीश कुमार सबके नहीं रह सकते। ये पिछले चुनाव में लगभग साबित हो चुका 2020 वाले में, उसके बाद के लोकसभा चुनाव में 2024 में साबित हो चुका है। अब इसको नीतीश कुमार को समझना है। लेकिन उसके आगे की बात है, क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी डिसबैंड कर दें, खत्म कर दें? अब ये तो नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो। जनता दल यूनाइटेड रहे, कुछ पॉकेट में काम करे, 10, 20, 30, 40 जितनी सीटें जीत सके जीते। उसकी अपनी कोशिश होगी कि वो जो मेजॉरिटी मार्क है, उस मेजॉरिटी मार्क से वो आगे चली जाए, 122 के ऊपर वो चली जाए, ये उसकी पूरी कोशिश होगी। और नीतीश कुमार अपनी जो स्थिति है वो पार्टी को देकर जाए, कुछ वोट लेकर आए, वरना तो भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी।